हाय इट्स दीपिका और आज हम रिवाइज करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। सो लिविंग वर्ल्ड रिफर्स टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रेजेंट ऑन अर्थ, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस, बैक्टीरिया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, अभी तो एनसीईआरटी से हट गया बट नीट में है, दैट व्हाट इज लिविंग। लिविंग होता क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग में होती है और नॉन लिविंग में नहीं, किस बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, कुछ फीचर्स डिसाइड किए जिसके बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ के जो है ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक इंक्रीज इन बॉडी मास पहला, सेकेंड है इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ क्या होता है, जैसे हम बेबी से अडल्ट बने, ठीक है, हम प्लांट का एक सीड लगाते हैं, वो पूरा का पूरा ग्रो करके प्लांट बन जाता है, तो ये ग्रोथ होता है, ठीक है। अब ग्रोथ क्या है, कुछ नॉन लिविंग चीजें जैसे माउंटेन्स ले लो, कूड़े का ढेर ले लो, बोल्डर्स ले लो, ऐसी बहुत सी, अगर ये पेनी में रख के चले जाऊँ कुछ टाइम बाद आओ तो इस पे भी डस्ट जमा हो जाएगा। अब देखोगे तो कुछ ना कुछ इसका भी बॉडी मास बढ़ जाएगा, तो क्या ये लिविंग हो जाएगा? नहीं, ये नॉन लिविंग ही रहेगा। इसलिए जो है हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो विदाउट एनी एक्सेप्शंस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगी। तो ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी देखने मिलती है, इसलिए हम ग्रोथ को जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते। ये एक फीचर है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है और लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल्स, खच्चर हो गया, स्टेराइल वर्कर्स बीज, इनफेर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जो क्या है लिविंग तो है बट वो क्या है रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ले लो, तो ये क्या है, ये जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ये ग्रो करता है ना, तो ये डिवाइड कर देता है, लाइक एक से दो, ये इसने बॉडी मास भी बढ़ाया और इसका नंबर्स भी इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है इंक्लूसिव इवेंट यानी कि सेम इवेंट होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो डिवाइड कर देता है। बट इन मल्टी सेलुलर जो है, जरूरी नहीं कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप रिप्रोड्यूस भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये और आया भी हुआ है, तो इसको नोट कर लेना। एंड नेक्स्ट फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हमारे मतलब सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग रिएक्शंस होते हैं जिससे चीजें बनती हैं, एंड कैटाबॉलिज्म चीजें ब्रेक होती है, ठीक है, रिएक्शंस के बाद टूटती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, अगर ये आउटसाइड सेल हो रहे हैं लैब में यानी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो हम इन विट्रो बोलते हैं, और सेल के अंदर हो रही है तो उसको इन विवो बोलते हैं। अब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का सोर्स क्या है, वो है लिविंग से ऑर्गेनिज्म यानी कि सेल है। तो अगर ये सेल के बाहर भी हो रही है तो सोर्स तो लिविंग है ना, इसीलिए हम इसको नॉन लिविंग तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम इसको लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो बॉडी के बाहर भी फंक्शनल हो सकती है। और बॉडी के बाहर लिविंग रिएक्शन इसलिए भी कि आप सारे रिएक्शंस नहीं करा सकते बॉडी के बाहर, कुछ ही रिएक्शंस करा सकते हो, इसलिए हम उसको लिविंग रिएक्शन बोलते हैं, लिविंग पूरा नहीं बोल सकते। अगर पूरे रिएक्शन करा सकते तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बना सकते थे लैब में, पर नहीं बना सकते, ठीक है। अब क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, वो है सेल यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल ही नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, नो सेल नो मेटाबॉलिज्म। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म बोथ आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है। अगर सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस, लाइट अगेंस्ट लाइट, वाटर हीट, मतलब जो एनवायरमेंटल में चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करना इज कॉन्शियसनेस। जैसे कि आप मान लो किचन में रोटी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो और काम करते करते आपने गलती से जो है तवे पे, गरम तवे पे हाथ रख दिया, तो आप तुरंत जो विद इन सेकेंड हम क्या करते हैं, हाथ ऐसे टच होता तुरंत हम हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मैं फ़ील करते हैं कि हम जल रहे हैं, ठीक है? जलन हो रही है, ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि हम बोलते हैं, "अरे! नहीं, नहीं, अभी कहाँ जला, अभी थोड़ा और अच्छे से जल जाने दो, फिर हटाएँगे।" नहीं, क्योंकि हम सेंस करते हैं और विदिन सेकंड हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो है वो अवेयर है, ठीक है? चेंजेस के प्रति अवेयर है।
बट कॉन्शियसनेस का ही एक हायर लेवल होता है, वो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन्स में होते हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानों में होते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स सेल्फ अवेयर, एनवायरनमेंट के प्रति तो हम अवेयर है ही, बट हम अपने बारे में ही अवेयर है। और इंसानों को छोड़ दो तो कोई और जानवर, कोई और जीव जो है, वो सेल्फ अवेयर नहीं है। जैसे शेर को शेर हम बोलते हैं, बर्ड्स को बर्ड हम बोलते हैं, उसको नहीं पता कि उसका नाम बर्ड है या उसका नाम शेर है, उसको क्या करना है, वो किस देश में है, वो किस स्टेट में है, ठीक है? लेकिन हमें पता है, एज़ अ ह्यूमन हमें पता है कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ पे, हमारी लाइफ़ का पर्पस क्या है, हमें क्या करना है। तो इसको ही हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है पेशेंट इन कोमा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेड बोलेंगे या फिर लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? तो श्योरली हम उसको बायोलॉजिकली डेड तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज़्म हो रहे हैं। हाँ, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट मेटाबॉलिज़्म हो रहे हैं, मशीन से सपोर्ट किया गया है। बायोलॉजिकली डेड नहीं बोलेंगे, इसलिए उसको स्पेशल टर्म दिया जाता है ब्रेन डेड। बायोलॉजिकली डेड इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो इंसान ज़िंदा हो सकता है, इसलिए हम उसको बायोलॉजिकली डेड नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर में, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आप देखोगे। तो बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या होती है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब कितने नंबर एंड कितने मतलब टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है? 17 से 18 लाख, ये जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इतने स्पीशीज हमने डिस्क्राइब किए, तो इतने टाइप्स के, इतने नंबर्स नहीं, इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। तो सोचो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और ये वो डेटा है जो डिस्कवर्ड है। अभी कितने ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है? तो इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमी। इसमें टेक्सोनॉमी क्या होती है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सूटेबल टेक्सोन। हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? सूटेबल टेक्सोन यानी सूटेबल कैटेगरी में हम जो है उनको क्लासिफाई करते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? जितने भी कैटेगरी है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी मान लो, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, तो उसमें क्या होता है, ठीक है? एवरी कैटेगरी इज टेक्सॉन, एंड अगर हम लोग 2-4 कैटेगरी को या बहुत सारे कैटेगरीज़ को एक साथ ले लो, तो वो होता है टेक्सॉन। टेक्सा इज़ अ प्लूरल एंड टेक्सॉन इज़ अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है? अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? सिर्फ़ ऑर्गेनिज़्म की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? हम क्लासिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं और फिर उसको ग्रुपिंग कर देते हैं। बट सिस्टमैटिक्स में क्या, हम सिर्फ ग्रुपिंग नहीं करते, हम ऑर्गेनिजम्स के बीच, जैसे ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी के बीच हम रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है, इसके इंसेस्टर्स का क्या रिलेशंस रहा। तो सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ठीक है? तो हम इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी के प्रोसेस क्या होते हैं? सो टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है? हम इसमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, देन नोमेनक्लेचर, नेमिंग देते हैं, देन इसको प्रॉपर ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब नेमिंग में भी के रूल्स जो है वो कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, इनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है दिया साइंटिफिक नेमिंग के लिए ऑर्गेनिजम्स की, कि एक और ऑर्गेनिजम्स का पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो एक ही नाम होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल नेम्स होते हैं ना, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मान लो जैसे पोटैटो का एग्जांपल ले लो, इसको कहीं पे बटाटा बोलते हैं, कहीं पे आलू बोलते हैं, कहीं पे पोटैटो बोलते हैं। तो अब 3 अलग-अलग जगह से लोग आ गए, वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट अलग-अलग नाम ले रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किस बारे में बात हो रही है, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। इसलिए हमने जो है साइंटिफिक नेमिंग करी हर एक ऑर्गेनिज्म की, कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई इंसान आए, अगर ये नाम लेता है तो पता चल जाएगा कि किस ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है, किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है, बात कर रहा है, ठीक है, या बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेमिंग में एक नाम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए अगर आपको प्लांट्स के 2 रूल्स बनाए गए, अगर आपको प्लांट्स की नेमिंग करनी है, तो आप इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर यानी आईसीबीएन के रूल फॉलो करने होंगे। अगर एनिमल की नेमिंग करनी है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी आईसीजेडएन के रूल फॉलो करने होंगे। अब आईसीबीएन में फॉर है एंड आईसीजेडएन में ऑफ है, तो इसको याद रखना। सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, इतने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने सकते, बट एनटीए नहीं देने चाहिए, बट एनटीए कुछ भी कर सकता है, ओके? सो नेक्स्ट है यूनिवर्सल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि साइंटिफिक नेमिंग रखने के रू मतलब स्टेप्स क्या है, हम कैसे रखेंगे और क्या रूल्स है। तो इसमें जो है साइंटिफिक नेम जो होता है वो लैटिन में होता है, ठीक है? लैटिन में क्यों होता है? क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, इसलिए लैटिन में होता है। और जब प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में होता है, टेढ़े अक्षरों में, टू डिनोट लैटिन ओरिजिन, ठीक है? अगर आप इसको हैंड रिटेन यानी हाथ से लिखते हो,
तो इसमें जो है सेपरेटली लिखेंगे 2 नाम होते हैं और क्या है, दोनों नामों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? जैसे मैंजिफेरा इंडिका का एग्ज़ाम्पल लिया है, जो मैंगो का साइंटिफिक नेमिंग है, नाम है, ठीक है? तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेज़ेंट करता है और सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। जीनस का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है एंड स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर से। वहीं जो नेम ऑफ ऑथर है इन एब्रिविएटेड फॉर्म अपीयर एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम के एंड में जो है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ऑथर का नाम आता है। एब्रिविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में ऑथर का नाम लिखते हैं। तो ये जो नाम है वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, इसलिए इनका नाम हम लिखते हैं लास्ट में मैंजिफेरा इंडिका लिन, ठीक है? नेक्स्ट जो है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, जो मेनली जो 7 कैटेगरीज है ऑर्गेनिज्म को जिसमें हमने क्लासिफाई किया वो है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए है एंड फाइलम एनिमल के लिए। किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है? एंड लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज है। तो इसमें जो टेक्सॉन है, एवरी कैटेगरी इज टेक्सॉन। जैसे किंगडम एक टेक्सॉन, डिवीजन एक टेक्सॉन, क्लास एक टेक्सॉन, ऑर्डर एक टेक्सॉन। वहीं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर इन सबको साथ में ले ले तो ये क्या हो जाएगा, टेक्सा यानी प्लूरल। इसमें एग्जांपल है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने लिखी है। जैसे किंग प्रीस किंग प्रिंस कम ऑन फॉर गुड सूप। तो किंग इज किंगडम, प्रिंस इज फाइलम, कम मीन्स क्लास, ऑन इज ऑर्डर, फॉर फैमिली, गुड, जीनस, सूप, स्पीशीज। अगर आपने किसी और ट्रिक से याद करिए तो वो भी चलेगा। तो ये ट्रिक्स है किंग प्रिंस कम ऑन फॉर गुड सूप, ठीक है? अब इसमें क्या है, जैसे ही आप लोअर टू हायर की तरफ जाते हो तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं बट नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है? कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिमिलर फीचर्स अमंग स्पीशीज, ठीक है? सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में जो फीचर्स है उनको सिमिलर फीचर्स है उसको हम कॉमन कैरेक्टर्स बोलेंगे। बट जनरल कैरेक्टर्स क्या है, एक किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म में वो फीचर्स होने ही चाहिए, ठीक है? जैसे कि किंगडम एनिमेलिया मान लो, उसमें क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे यूकेरियोट्स है, सारे के सारे में सेल वॉल्स नहीं होती है, वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, जनरल फीचर्स हो गए। वहीं आप हायर से लोअर की तरफ आते हो, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और जनरल कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, जैसे कि पहला मैंजिफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैंजिफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज। यहाँ से जो इतना डेटा है ना, बहुत बारी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, ठीक है? नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सोलेनम। सो सोलेनम में 3 स्पीशीज आती है आपकी, सोलेनम ट्यूब्रोसम जो कि पोटैटो, सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो, सोलेनम मेलोंजिना इज ब्रिंजल। थर्ड जो है वो है पैंथेरा जीनस। पैंथेरा में 3 स्पीशीज आती है, पैंथेरा लियो इज लायन, एल से लायन, पैंथेरा टाइग्रिस से टाइगर, ये तो याद करने में मुश्किल भी नहीं है। पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड, ठीक है? नेक्स्ट जो है फैमिली, फैमिली सोलेनेसी में जो सोलेनम जीनस है उसके साथ 2 और जीनस आती है, पेटूनिया और दतूरा। सो जीनस सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा ये तीनों फैमिली सोलेनेसी में आती है। वहीं ऑर्डर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में फैमिली सोलेनेसी के साथ फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी भी आती है। और वहीं ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी, कैट एंड डॉग की फैमिली आती है। नेक्स्ट है क्लास ममीलिया। मैमल्स वो होते हैं जो क्या अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मदर्स जो अपने बच्चों को क्या करती है, मिल्क फीड करती है, ठीक है? और डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देती है, तो वो क्लास मैमल्स में आते हैं, ठीक है? जैसे प्राइमेटा, कार्निवोरा एक्सेट्रा। वहीं फाइलम डिवीजन, इसमें मान लो जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, जो एम्फीबिया जो अर्थ एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल। अब लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, ये चारों का एग्जांपल दिया हुआ है। तो मैन का जैसे होमो सेपियंस, बायोलॉजिकल नेमिंग है, होमो जीनस हो गया, सेपियंस जो हो गई क्या हो गई, स्पीशीज हो गई। अब होमो सेपियंस से याद कर सकते हो फैमिली होमिनिडी हो गई एच से, और ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमल्स हो गए एंड डिवीजन कॉर्डेटा हो गया जिसके बैकबोन्स होते हैं, किंगडम एनिमेलिया हो गए, ठीक है? हाउस फ्लाई का भी किंगडम एनिमेलिया होगा, ठीक है? एनिमल्स मस्का डोमेस्टिका, मस्का इज जीनस, डोमेस्टिका इज स्पीशीज, मस्का डोमेस्टिका से मसिडी जो हो गया फैमिली हो गया, देन डिप्टेरा ऑर्डर, क्लास इंसेक्टा एंड डिवीजन ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है? मैंगो का मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज, and Anacardiaceae is family, and Sapindals is order, Dicotyledon class, and division is Angiosperm and kingdom Plantae. Last wheat में ट्रिटिकम एस्टिवम जो साइंटिफिक नेम है, तो ट्रिटिकम इज जीनस एंड एस्टिवम इज स्पीशीज, पोएसी हो गया फैमिली और पोल्स हो गया ऑर्डर, मोनोकोटिलिडॉन इज क्लास एंड एंजियोस्पर्म इज डिवीजन। तो यहाँ पे जो ये
टेबल को याद कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे सारे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। एंड एट लास्ट जो है इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, विच इज अर्नस्ट मेयर, जिनसे जो है जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। तो अर्नस्ट मेयर जो है बॉर्न हुए थे 1904 में और डेथ हुई थी इनकी 2004 में। तो अगर ऐसा पूछ ले कि कौन सा साइंटिस्ट जो 100 ईयर पे ऐसे डेथ हुई थी, तो वो अर्नस्ट मेयर है। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते, अगर आप टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बना रहे हो तो उसमें हंस्ट मेयर का नाम आएगा, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो, ठीक है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि इनको जो बायोलॉजी के 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड जो ये मिलते हैं उसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी की क्रेडिट दिया जाता है। जैसे बाल्जन प्राइज 1983, डेट तो नहीं पूछना चाहिए बट एनटीए कुछ भी कर सकता है लिटरली, यस। सो अच्छा है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन तैयार बैठे कि हाँ कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम कर सके, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्राफूड प्राइज इज 1999। और जो डेफिनेशन है करंटली एक्सेप्टेड जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन है वो भी जो है अर्नस्ट मेयर ने दी थी। तो इतने क्वेश्चन जो है पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो इनसे बन सकते हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड बिलीव मी इससे बाहर जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।